कहने वाले कहते हैं कि गायन, वादन और नृत्य का समावेशन संगीत है। नहीं, TRE 4 के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए? जीवन हर चीज में है, बस समझने की जरूरत है। दर्शकों के लिए आप सुना दीजिए। ओ दीदी ओए होए हिटो बोला हिट वे पैना। संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई? संगीत के उद्भव का कोई निश्चित काल नहीं कहा जा सकता। भोजपुरी को हम भाषा कहते हैं और भोजपुरी में संगीत भी है। हमारे दिल की धड़कनें चल रही है, लब डप, उसमें संगीत तो ध्वनि है, तो संगीत है। और ध्वनि को आप मार नहीं सकते, तो संगीत कैसे मरेगा? संगीत में एक शब्द आता है घराना, तो ये घराना का मतलब क्या होता है? हमारा दरभंगा घराना है, जिसको अमता घराना कहते हैं। बड़ा ख्याल लोग उतना न गाते हैं न सुनते हैं जितना कि पहले हुआ करता था। ध्रुपद संगीत की जो शैली है वो बहुत लंबा है और पंडित जी प्रेम कुमार मल्लिक जी जिनसे हम मिले, उन्होंने ध्रुपद को अभी तक बचा के रखा हुआ है। या ख्याल और तराना। शास्त्रीय शैली में क्या है, तो आप ध्रुपद सुनते हो, आप थमार सुनते हो, आप ख्याल गायकी सुनते हो, आप टप्पा सुनते हो, चतुरंग सुनते हो, तिरवट सुनते हो। जगह बदलने पे संगीत की शैली भी बदल जाती है। मंदिर की सीढ़ियों पर एक मरार जाति के लोग, वो विशिष्ट जाति है, वही जाति है जो वहाँ गायन करती है। किसी भी संगीत में राग और ताल का एक विशेष महत्व है। मल्लाहों के गीत हो गए, रोकनी के गीत हो गए, खेती बाड़ी के गीत हो गए। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। आप कितनी सहमत हैं? नहीं, बंधु है जो किसी का भी मित्र बन जाएगा। आओ सखी हम तुम्हारे मित्र बने। बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए कुछ बुक बताइए जिनको पढ़े। TRE 4 और यूपी में जो अभी बहाली होने वाली है उसको ले। हमें वो रास्ता नहीं पता कि एक महीने में परीक्षा कैसे निकल सकती है बिना पढ़े। आपने 4 नौकरियां छोड़ी है ना, अपने कहानी क्या था ये बताइए। ये वाला सवाल भी था क्या? अगर मुझे कोई भी काम नहीं मिलेगा तो मैं कबाड़ा बीनने का काम भी करूंगी, मुझे उसमें शर्म नहीं आएगी। मेरा उद्देश्य है अपने दिमाग को दुरुस्त करना। जापान में जो स्कूली बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा कैसे दी जाती थी? साहित्य से बच्चे बिछड़ते जा रहे हैं, साहित्य से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? आपके गली नुक्कड़ के किनारे कहीं आपको बुजुर्ग बैठे मिलेंगे कुर्ता धोती में। घर के बराबर में कोई मर जाए तो किसी को महसूस नहीं होता कि कोई चला गया। हम स्कूल के बाद बैग रख के बिना ड्रेस खोले गली में दौड़ जाते थे खेलने। बाहर वाले कैसे बिगाड़ देंगे? जब तक बच्चा सामाजिक ही नहीं होगा तो समाज को समझेगा कैसे? संगीत के शिक्षक अब वही बनेंगे इस प्रदेश में जो संगीत के साथ साथ B.Ed किए हैं। B.Ed को अनिवार्य करना गलत नहीं है, समय गलत है। बच्चों आज किताबें रो रही हैं और कह रही हैं हमें बचाओ कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में कर्नाटकी संगीत और हिंदुस्तानी संगीत दोनों आते हैं। मेरा बनड़ा फूल गुलाबी रे कहीं पतंग उड़ाता होगा। कहते हैं ना कि जब मन नहीं लगता है ना किसी इंसान का तो संगीत के पीछे जाना चाहिए। जो संगीत में जाने के बाद ये पता चलता है कि दुनिया कुछ नहीं है, बस सब कुछ जो कुछ भी है संगीत है। आज हम बात कर रहे हैं दीपा त्यागी दीदी से, जो कि अड्डा 24/7 पे एक शिक्षिका के रूप में बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, जिनके पढ़ाए हुए बच्चे जो बिहार BPSC में संगीत शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए होंगे वो बहुत बखूबी जानते हैं। बाकी भारत के ऐसा कोई स्कूल विद्यालय नहीं होगा जहाँ के बच्चे जो संगीत से जुड़े होंगे वो इनको नहीं जानते होंगे। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी एक योद्धा पे। और हम शुरू करना चाहते हैं संगीत की कहानी से। बेसिकली संगीत होता क्या है, हमारे जीवन में संगीत का योगदान क्या है, या फिर संगीत के महत्व को अगर समझना जरूरी है, उस विरासत को संभालना जरूरी है तो कैसे? पहली बात तो संगीत एक ऐसा शब्द है जिसे आप परिभाषा में बांध ही नहीं सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ऐसे शाब्दिक तौर पर पढ़ें, कहीं शाब्दिक परिभाषाएं पढ़ें, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग लोगों के मुख से हम सुने, लेकिन कायदे में संगीत को आप परिभाषा में नहीं बांध सकते। कहने वाले कहते हैं कि गायन, वादन और नृत्य का समावेशन संगीत है। नहीं, संगीत जीवन का एक दर्पण कह सकते हैं, जीवन का एक पर्यायवाची कह सकते हैं। अब जीवन में भी सिर्फ मनुष्य के जीवन की बात नहीं हो रही है, जीवन हर चीज में है, बस समझने की जरूरत है। वस्तुतः वस्तुओं में भी जीवन होता है, तो संगीत वहां भी है। तो संगीत को आप ना तो बांध सकते हो, ना तो परिभाषा में और ना किसी दायरे में। मतलब संगीत के बिना हम अधूरे हैं। अनहद संगीत है, अनहद जिसकी कोई हद नहीं। और जिनकी लगाव संगीत से नहीं है, वो जिनका लगाव संगीत से है, उनके लिए लगाव के लिए भी कोई छोटी छोटी चीजें नहीं होंगी। मतलब लगाव का मतलब यह है कि उन्हें किसी विशिष्ट प्रकार की शैली से, किसी विशिष्ट प्रकार की विधा से लगाव हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन संगीत से लगाव होने का मतलब है संगीत का कोई भी रूप हो, किसी भी विधा में, मतलब वो संगीत के हर रूप से प्रेम करेगा। तो
तो संगीत से प्रेम मतलब संगीत के किसी भी स्वरूप से प्रेम। जब हम संगीत के बारे में पढ़ते हैं और जब संगीत को समझते हैं, जो संगीत के विद्यार्थी होते हैं उनको पता चलता है कि संगीत की दुनिया बहुत बड़ी है। और जब हम अपने सामाजिक रूप में समाज में जाते हैं तो कुछ लोकगीत है, कुछ परंपराएं हैं जिनको समय समय पे त्योहार के अवसरों पे गाया जाता है। तो दोनों के शाब्दिक अर्थ में बहुत परिवर्तन है। अगर हम सामाजिक रूप से जाते हैं कि संगीत क्या है तो लोग बोलेंगे कि कहीं जो गाना चलता है हमारे समाज वो संगीत है। जब हम संगीत के बारे में विषय में रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं तो पता चलता है संगीत एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो वास्तव में संगीत जो लोग समझते हैं और संगीत जो है, दोनों का अंतर क्या है और दोनों वास्तविक संगीत क्या है? जैसे कि मैंने अभी कहा, बांध नहीं सकते। हम्म। इंसान जब जन्म लेता है ना, बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों में बात लिखी भी गई है और मैं इस बात से सहमत भी हूँ, इस मत से मैं सहमत हूँ। और मत हो सकते हैं, मैं उन्हें गलत या सही नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे हिसाब से मत सही है कि जब इंसान जन्म लेता है, इंसान नहीं, पशु पक्षी प्रकृति कुछ भी, हम्म। जब जिसका उद्भव हुआ हो, जब जिसका जन्म हुआ हो, संगीत उसके साथ समानांतर चलेगा, हम्म। पैरेलल। उसे ना तो पैदा किया गया है और ना उसे मारा जाएगा। हम इसको स्वतः सीखते हैं, ये कहीं से आता नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी ने इसे बनाया, ये स्वतः आया। रोने में, जब बालक रुदन करता है तो उसमें संगीत, हमारे दिल की धड़कनें चल रही हैं, लब डप, उसमें संगीत, रिदम। क्योंकि कहते हैं ना कि संगीत में तो ताल का भी महत्व उतना ही है जितना स्वर का है, जितना लय का है। तो संगीत का कोई भी स्वरूप, कोई भी छोटी से छोटी इकाई आपको किसी ना किसी रूप में हर जगह दिखाई देगी। बारिश का गिरना, पत्तों का लहलहाना, पत्तों का आपस में टकराना, किसी इंसान की आवाज़। वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि ध्वनियाँ कर्कश भी होती हैं, लेकिन वही ध्वनि अगर रिदम में चले, वही ध्वनि अगर लयात्मक हो जाए तो संगीत है। तो ध्वनि है तो संगीत है, और ध्वनि को आप मार नहीं सकते, तो संगीत कैसे मरेगा? तो कहने का मतलब ये है, अगर उद्भव की बात की जाए, संगीत को समझने की बात की जाए, तो जैसे ही ध्वनि उत्पन्न होगी तो संगीत उत्पन्न होगा। यहाँ तक कि अगर ध्वनि उत्पन्न नहीं भी हो रही है, आप आंखें बंद करिए, आप अपने कानों को बंद करिए, शून्य में भी संगीत है, शून्य में भी लय है, शून्य में भी ताल है। बस समझने वाले के ऊपर निर्भर करता है। इतने सारे लोग जो अलग अलग तरह से अपने अपने हिसाब से योग साधना करते हैं, अपने अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं, तो उनको अलग तरीके से संगीत का एहसास होता है। हम्म। अनाहत नाद, हम्म। नाद को तो परम ब्रह्म कहा गया ना। कहते हैं कि संगीत रत्नाकर में ये बात स्वयं शारंग देव जी ने लिखी, और शायद वो करते थे तभी उन्होंने लिखी भी, कि वो नाद को ही शिव का स्वरूप मान के उपासना करते थे उनकी। तो मतलब कि नाद ही ईश्वर है, और नाद कहाँ से आई? ध्वनि से। तो ध्वनि ही ईश्वर है। हम्म। तो जब ईश्वर का मरण नहीं हो सकता, ईश्वर का जन्म नहीं हो सकता, तो फिर संगीत का कैसे होगा? जो आम स्टूडेंट हैं, हम्म, जैसे हम जैसे छात्र हैं जो सामान्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो जब संगीत के बारे में पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले हम वैदिक काल में संगीत को देखते हैं और सुनते हैं कि हाँ, संगीत की यहाँ से शुरुआत हुई। आप एक स्पेशलिस्ट हैं संगीत के क्षेत्र में, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि आप ये बताइए कि संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई, किस काल से संगीत के मतलब बारे में चर्चा है जब संगीत के इतिहास में जाते हैं तो? मेरे पिछले जवाब में इस सवाल का जवाब है। पहली बात तो मैं संगीत की बिल्कुल भी ज्ञाता नहीं हूँ, मैंने तो शुरू भी नहीं किया अभी ठीक से। जैसे कि बताया ना कि अनाहत है और अनहद है, तो जिसकी कोई हद ही नहीं है, उसके शुरू को या उसके अंत को कैसे मापोगे आप? ना तो उसका आरंभ देखा जाएगा। मैंने कहा ना कि जब मानव जीवन या जब प्रकृति, जब जिसने जन्म लिया होगा उसके साथ संगीत उपजा, जब हमें मानव जीवन या प्रकृति के उद्भव का ही मालूम नहीं है कि कब हुआ, तो हम संगीत की सीमा कैसे निर्धारित कर दें कि इसका जन्म तब हुआ होगा? संभव नहीं है। हाँ, हमने उसको रिकॉर्ड कब से किया, हम उसे पढ़ पा रहे हैं, वो पांडुलिपियाँ हैं या चीज़ें हैं जो हमारे समकक्ष हैं, हमारे सामने हैं, तो हम उससे पहचान पा रहे हैं कि संगीत यहाँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि संगीत तब से शुरू हुआ होगा। हम्म। इससे पहले की चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि संगीत इससे पहले नहीं रहा होगा। हम पढ़ वैदिक काल से रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास है। हम किसी चीज़ को आगे तक ले जाने के लिए, आगे तक पहुंचाने के लिए उसको मूल रूप से तो लिखते ही हैं। अगर मैं ऐसे भी बताऊं, तो पहले जो चीज़ें थी, कहते हैं कि श्रुति एवं स्मृति पर चीज़ें चलती थी, सुनो और याद करो।
लेकिन अब इंसान चला गया तो उसके साथ सुनी हुई चीज़ें भी चली। ज़रूरी तो नहीं है कि सारी चीज़ें, आप 10 लोगों को खड़ा करिए, पहले व्यक्ति के कान में आप जो बात कहेंगे, अगर उस व्यक्ति से कहा जाए कि उसी बात को वो अगले इंसान को ट्रांसफ़र करे, फिर वो इंसान अपने से आगे वाले क्रम के इंसान को, तो 10वें इंसान तक जाते जाते वो मूल बात खो जाएगी। उस बात का महत्व बदल जाएगा, उस बात के शब्द बदल जाएंगे, हो सकता है वो पूरी बात बदल जाए। तो हम ये कैसे मान लें कि जो चीज़ें शुरुआत में रही होंगी, जो चीज़ें आरंभ में रही होंगी, वही हमें आज देखने को मिलती हैं, या वो हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ये पता ही नहीं है कि वो शुरू कब से हुई। हाँ, बस ये है कि जब से हमारे पास वो लिखित रूप में है, क्योंकि जो सुनी गई और सिखाई गई, उन चीज़ों को लिखा नहीं गया, तो वो तो अब तक 1000 सालों तक तो कोई व्यक्ति जीवित रहेगा नहीं, तो उनको याद रख पाना मुश्किल है, तो इसीलिए लोग लिखते थे। भाषा के लिखित रूप का जो शुरुआत हुई, जो आरंभ हुआ, वो हुआ ही इसलिए ताकि हमारे कुछ सालों बाद या हमारे एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अरसे के बाद लोग समझ पाएं कि उस समय में क्या रहा होगा। तो ठीक है, जो चीज़ें रिकॉर्डिंग है वो हमारे सामने है, रिकॉर्डेड चीज़ों को हम पढ़ पा रहे हैं, हम जो हमने किसी भी तरीके से लिख ली है वो हमारे सामने है, लेकिन जो लिखी नहीं वो है नहीं, ये कहना गलत होगा। तो संगीत के उद्भव का कोई निश्चित काल नहीं कहा जा सकता कि वो कब से हुआ होगा, और बाकी जो चल रहा है वो कब तक चलेगा इसका भी कोई काल निर्धारण नहीं है। जब तक सृष्टि है, जब तक लोग हैं, जब तक संगीत आगे बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, ये अनवरत बढ़ता रहेगा, इसकी कोई सीमा नहीं, ना शुरू की ना अंत की। हम एक बात जानना चाहेंगे, संगीत में एक शब्द आता है घराना, तो ये घराना का मतलब क्या होता है? जब हम सामान्य जीवन में जाते हैं ना, तो ऐसे गांव में सुने हैं कि फलना घराना के में ये लड़के हैं, फलना घराना के लड़के, तो घराना मतलब ये होता है कि उनके खानदान के। अब ये संगीत में जो घराना शब्द आता है, इसका मतलब क्या है, और संगीत का घराना से क्या रिलेशन है? अच्छा, एक छोटी सी बात को मैं इस बात से जोड़ के आपको समझाने की कोशिश करूंगी, बच्चों को भी उदाहरण से। ऐसे समझिए कि आप जब अपने घर परिवार में होते हैं तो आपके घर की कुछ रीतियां होती हैं। किसी के घर में विवाह के समय पर, बच्चे के जन्म के समय पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। वो सारी प्रथाएं हम पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं, उन चीज़ों में परिवर्तन नहीं करते, वो पुरानी है, हाँ, उसको वैसे ही और संजो के वही रखते हैं। छठियारी होता है, मुझुठी होता है, बरही बहुत सारी होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सोहर, सोहर आज भी हाँ, गाया जा रहा है तो पहले भी गाया जाता था, थाली बजाया जाता है। थाली बजाई जाती है, बिल्कुल सही बात। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं कि पुश्तैनी हार है हमारा, आज हमारे पास था तो कल इसमें कोई डिज़ाइन में परिवर्तन नहीं होना ना, चाहिए। बिल्कुल यही डिज़ाइन आगे हम आगे घर की वाली पीढ़ी छोटी को बहू, फॉरवर्ड कर रहे हैं। हाँ, छोटी कोई बहू, नई नई बहू आएगी उसको ये दिया फिर जाता अगली बहू, फिर अगली है। बहू, हाँ। ऐसे करके चल रहा है। या ज़मीन में भी वही होता है कि हम आगे उसको हम्म। स्थानांतरित करते रहते हैं, ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो बिल्कुल यही मतलब है घर में भी। ये जो घर शब्द से बना घराना शब्द है, हम्म। बस ऐसे समझिए कि इसमें जो परंपरा आगे दी जा रही है वो गायन या वादन शैली की है। हम्म। कोई विशिष्ट गायकी, कोई विशिष्ट वादन शैली, जो कि उस विशिष्ट जगह पर उपलब्ध है, शास्त्रों के अनुसार कोई एक विधा डेवलप कर ली गई, कोई एक विधा विकसित कर ली गई, और उस विधा में वो विशिष्ट चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कहीं और नहीं है। हम्म। उस चीज़ को किसी घर के किसी विशिष्ट लोगों के द्वारा अपने आने वाली पीढ़ियों को दिया जाना, या अपने आने वाली पीढ़ियों से मतलब केवल बच्चों से नहीं, आने वाली पीढ़ी से मतलब उनसे अगली पीढ़ी के, उनके बाहर से शिष्य भी हो सकता है, बस वो उस विधा को अपने आगे पहुंचा रहे। तो जब ये पीढ़ी 3 पीढ़ियों तक चल जाए इस तरीके से कोई परंपरा, तो गायकी या वादन शैली में उसको हम घराना कहते हैं। तो घराना मतलब 3 पीढ़ियों तक जब किसी विधा को ऐसे लगातार स्थानांतरित किया जाए, तो वो गायन वादन में घराना है। कुछ उदाहरण? जैसे कि हमारा इटावा घराना, गौरीपुर घराना जिसको कहते हैं, हमारे साहिबजाद खां साहब थे, उनके फिर आगे से बेटे हुए इमदाद खां साहब। इमदाद खां साहब ने एक सितार वादन की एक शैली विकसित करी, फिर वो शैली आगे चल के उन्होंने अपने बेटे को दी जिनका नाम इनायत खां साहब था, फिर इनायत खां साहब ने वही शैली आगे विलायत खां साहब को दी, फिर विलायत खां साहब से अभी उस शैली का प्रतिनिधित्व जो करना है हमारे शुजात खां साहब कर रहे हैं, तो वो एक शैली विकसित, तो वो घराना बन गया, 3 पीढ़ियों से अधिक का हो गया, वही शैली विकसित होती जा रही है। किराना घराना ले लीजिए, किराना घराने में हमारे अब्दुल करीम खां साहब से पहले बंदे अली खां साहब थे, बंदे अली खां साहब हो गए, और भी काफ़ी सारे विशिष्ट लोग, फिर अब्दुल करीम खां साहब हैं, अब्दुल करीम खां, अब्दुल वहीद खां, अब्दुल मजीद, अब्दुल गनी, ये 4 भाई थे। तो अब्दुल वहीद खां साहब और अब्दुल करीम खां साहब दोनों ने मिलकर किराना घराने को आगे चलाया, फिर आगे से उनके बच्चे रहे, फिर आगे से उनके बच्चों के बच्चे रहे या उनके शिष्य रहे, इस तरीके से शैली आगे बढ़ी। हमारे गंधर्व जी रहे, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहे। बिहार के कोई घराना जो प्रसिद्ध हो? बिहार के आपके बेतिया घराना है, बेतिया है, लखीसराय जिसको बढ़ैया घराना कहते हैं, या हमारे
गुरुजी से आज बात भी हो रही थी मेरी, तो हमारा दरभंगा घराना है जिसको अमता घराना कहते हैं, हम्म और भी ढेर घराने, बहुत पटना घराना है, बहुत सारे घराने हैं जो अलग अलग शैलियों के लिए। बेसिकली बिहार को जो जाना जाता है वो या तो लोक शैली के लिए जाना जाता है या तो फिर मूल रूप से ध्रुपद के लिए जाना जाता है। हम्म ऐसा नहीं कि वहाँ पे बाकी शैलियाँ नहीं है, हम्म। लेकिन इतनी अधिकता में, इतनी बहुलता में घराने नहीं है। घराने ज़्यादातर ध्रुपद के हैं और बहुत प्रसिद्ध घराने। अच्छा, आपको ये लगता है कि अब ये जो शैली है हमारे यहाँ, हमारे संगीत के क्षेत्र में कुछ शैलियाँ विलुप्त होते जा रही हैं? बिल्कुल। जैसे विज्ञान में कुछ जीव जंतु हमारे हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उनके लिए एक बनाया गया है कि ये रेड लाइन, ये खतरे में है, ये चल रही है। क्या इस तरह से संगीत में भी है? बिल्कुल है, निश्चित ही है। देखिए, इसको दो तरीके से लिया जाएगा। पहले हम इससे दुखी हो सकते हैं हम्म कि फलां चीज़, अब मान लीजिए, इसका मैं एक उदाहरण ऐसे लेती हूँ। जाति गायन नाट्यशास्त्र के समय पर था, हम्म उससे पहले मंगलाचरण होता था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। हम्म। तो फिर जाति गायन आया, जाति गायन के बाद में प्रबंध गायन आया, प्रबंध गायन के बाद में आपकी राग रागनी आई, हम्म राग रागनी के बाद आपको फिर मेल राग वर्गीकरण देखने को मिला, हम्म रागांग आए, फिर थाट राग वर्गीकरण आया। तो चीज़ें बदली, लेकिन पुरानी चीज़ से विकसित होकर। ऐसा नहीं कि पुरानी चीज़ को बिल्कुल मार दिया गया, हम्म लेकिन हाँ, वो शैली, वो विशिष्ट शैली तो बिल्कुल समाप्त हो गई। उस चीज़ से नई चीज़ का उद्भव या विकास हुआ। अगर कोई ऐसी शैली है, जैसे कि जानवरों की बात है, हम जानवरों को कहते हैं, तो जानवरों में क्या है कि विलुप्त प्राय होने का मतलब है कि आगे से उसका कोई स्पीशीज बचा ही नहीं, हम्म। लेकिन यहाँ शैली से नई शैली निकल रही है, तो विलुप्त प्राय होने का मतलब वो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, मैं इस बात को मानूंगी कि बहुत सारी ऐसी शैलियाँ हैं जो विलुप्त प्राय हो रही हैं संगीत में। जैसे कि ध्रुपद अब जितना प्रचलित पहले रहा करता था, अब नहीं है। हम्म बड़ा ख्याल लोग उतना ना गाते हैं ना सुनते हैं जितना कि पहले हुआ करता था। अब ख्याल गायकी में भी लोग छोटा ख्याल गाना या सुनना पसंद हम्म। करते हैं, टप्पा सुन लेंगे, ठुमरी सुन लेंगे। अब लोग विलंबित शैली को कम सुनते हैं, और उसके पीछे का माइंड सेट है। हमारी आदत हो गई है कि हमें सब कुछ फास्ट चाहिए। रील्स के दुनिया में 1 मिनट की स्क्रीन। एक 15 सेकंड, हाँ। 1 मिनट, आप 1 मिनट का रील्स अपलोड करती हैं तो मुश्किल से 20 से 30 सेकंड एवरेज रहता है देखने का उस पे। पेशेंस नहीं है ना लोगों के अंदर, लोगों के अंदर धैर्य नहीं बचा। और किसी भी इंसान को अगर बहुत आगे तक जाना है, हम्म मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहना है, तो हम्म। सबसे ज़रूरी कुंजी जो होती है वो है धैर्य, जो कि लोगों के अंदर रहा नहीं। ध्रुपद संगीत शैली के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा कि 45 मिनट से 1 घंटा की संगीत होती है, तब आप उसमें कुछ समझ पाएंगे। और हम कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगीत का चल रहा था, तो वहाँ मैं लास्ट टाइम में ध्रुपद बंधु को सुन भी रहा था। कुछ समय तक तो हमें समझ में नहीं आया कि यहाँ चल क्या रहा है, ये मतलब वो राग धीरे 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 धीरे, फिर हमें ऐसा लगा कि हमें नहीं सुनना चाहिए। जब उस पर शुरू किया पढ़ना तो लगे बहुत बड़ा चीज़ है जिसको हमारे बस के बात नहीं है समझना, क्योंकि हम संगीत के क्षेत्र में उतने हैं नहीं, उतने क्या, थोड़ा भी नहीं है। तो हमने सोचा कि आपसे समझेंगे कि ये क्यों मतलब इतना लंबा है, या क्या कारण है कि ध्रुपद संगीत की जो शैली है वो बहुत लंबा है और बड़ा है, जिसको देखो, ध्रुपद का मतलब होता है ध्रुव पद। हम्म ठीक है, इसको ऐसे समझो कि अगर हमें किसी शैली को समझना है ना, तो पहले उसके नाम पर फोकस किया जाता है। हम्म आप किसी इंसान को सीधा नहीं समझते, सबसे पहले हम उस इंसान के नाम पर ध्यान देते हैं। कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हम्म तो वैसे ही ध्रुपद का मतलब है ध्रुव पद। ध्रुव का मतलब होता है अटल। जैसे कि भरत की वीणा थी, सारण चतुश्रय जब की गई उनके द्वारा, तो 2 वीणाएं ली गई थी, 2 मत्त कोकिला वीणा उन्होंने ली थी। मत्त कोकिला वीणा प्रकार था, तो उन्होंने एक वीणा के तारों को निश्चित कर दिया कि इस पर कोई भी चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। दूसरी वीणा जो थी उसमें उन्होंने परिवर्तन किए। तो एक चीज़ का स्थिर होना और दूसरी चीज़ का परिवर्तित होना, यही आपके अंतर को दर्शाता है। तो उन्होंने ध्रुव वीणा नाम जब रखा, तो ध्रुव का मतलब ही होता है अटल, यानी कि उन्होंने वो अचल वीणा रखी। बिल्कुल वैसे ही ध्रुव पद में भी है। ध्रुवा गान किया जाता था पहले, ध्रुव पदों का गान ध्रुवा गान होता था नाट्यशास्त्र के समय पे। तो वो पद अटल होते थे, उनमें बदलाव नहीं थे। शास्त्रोक्त रूप से आपको वैसे ही गाने पड़ेंगे, बिना किसी परिवर्तन के। जटिल नियम नाट्यशास्त्र के समय में की मैं बात कर रही हूँ, भरत काल की। तो वैसी ही चीज़ें अब तुम देखते हो कि अब जो ये ध्रुव पद आया, जिसको हम ध्रुपद कहने लगे, ध्रुव का मतलब अटल और पद का मतलब वाह, काव्य, हम्म शब्द। तो यानी कि ध्रुपद एक ऐसी शैली है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं। एक ऐसी शैली का विकास जिसमें हम जो पद गा रहे हैं उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। साथ ही क्योंकि ध्रुपद गंभीर शैली है,
प्राचीन शैली, इसको हवेली संगीत के नाम से जानते हैं। मेवाती घराने के बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे मेवाती घराने से जो कि गाते बजाते रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे, आज अब तो खैर बहुत सारे लोग नहीं रहे ध्रुपद गाने वाले, जो कि उस समय पर हवेली संगीत के नाम से उसको गाते थे। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसको जलाने की कोशिश की। अभी गुरुजी से हम लोग मिल के आ रहे हैं, पंडित जी प्रेम कुमार मल्लिक जी, जिनसे हम मिले, उन्होंने ध्रुपद को अभी तक बचा के रखा हुआ है, या अपने शिष्यों के माध्यम से उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्रुपद का मतलब ऐसे पद या ऐसा काव्य या ऐसी शैली जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, जो कि शास्त्रोक्त है, जो कि नियमबद्ध है, और जिसे परिवर्तित करना उचित भी नहीं। आप उसको वैसे ही गाइए जैसे वो थी। यह है ध्रुपद। अच्छा, एक है ख्याल और तराना। हम्म। संगीत की ये शैली है। संगीत में कितने शैली हैं और क्या इसकी कोई गिनती है या असंख्य है? देखिए, शैलियों को अगर आप ये कहें भी प्रचलन में कितनी है, प्रचलन। तो कुछ गिनाई जा सकती हैं, जिसमें कि 3 अलग अलग आयाम हो जाते हैं कि शास्त्र में शास्त्रीय शैली कौन सी है, उपशास्त्रीय जिसमें नियम है तो लेकिन शिथिल हैं, आप लगाओ नहीं लगाओ उसमें आपका थोड़ा बहुत चल जाता है, नहीं लगाना भी। और तीसरी है सुगम संगीत, या जिसे हम लोक संगीत। हालांकि सुगम संगीत के भीतर लोक संगीत आता है, लोक संगीत अलग कोई शैली नहीं है। वो सुगम संगीत मतलब सु मतलब आसान और गम मतलब जाने वाला, जो आसानी से चला जाए इधर उधर, जिसमें आसानी से गाया बजाया जा सके, वो है सुगम। ऐसा संगीत जो सुगम हो, सरल हो, सुलभ हो, लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो सुगम संगीत के भीतर आपका लोक संगीत। लोक संगीत में तो बहुत सारी शैलियाँ, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग क्षेत्रों में असंख्य शैलियाँ, शायद जिनको हम जानते भी नहीं, क्योंकि हम उस क्षेत्र से नहीं हैं। अब दक्षिण में, केरल में, केरल के जो मंदिर होते हैं, क्योंकि केरल में दक्षिण में बहुत मंदिर है, और मंदिरों की वहाँ एक अलग शैली है, द्रविड़ियन शैली में वहाँ मंदिर बनाए जाते हैं। तो वहाँ जब मंदिर बनते हैं तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक मरार जाति के लोग, वो विशिष्ट जाति है, वही जाति है जो वहाँ गायन करती है। तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के वो गायन करती है, और वो गाती है अष्टपदी। अष्टपदी शायद लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता दूं। हमारे जयदेव जी जो थे, कवि जयदेव, उन्होंने गीत गोविंद लिखी थी, उसमें कृष्ण के पद लिखे गए हैं बहुत सारे, तो उनको गाते हैं हम लोग। और उस शैली को ही कहा जाता है सोपान संगीतम। सोपान मतलब सीढ़ियाँ, और संगीतम मतलब संगीत तो हम समझते हैं, अर्थात ऐसा संगीत जो कि सोपान पर बैठ करके गाया जा रहा है। अड़ेक्का वाद्य प्रयोग होता है उसमें, अवनद्ध वाद्य के तौर पर। तो ऐसे बहुत सारे संगीत हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई संगीत का विद्यार्थी है जो लगातार इन चीज़ों को पढ़ रहा है, उसने कहीं सवाल में देखा, वो चीज़ें पता चली, ऐसे कैसे पता चलेंगे? बंगाल में बहुत सारी है, भटियाली है, और भी दुनिया भर की शैलियाँ हैं बंगाल में। अलग अलग जगहों पे मल्लाहों के गीत हो गए, रोपनी के गीत हो गए, खेती बाड़ी के गीत हो गए, विवाह के गीत हो गए, संस्कारों के गीत हो गए। लोग सामूहिक गीत गाते हैं बहुत सारे, घर में काम करने वाली महिलाएं गीत गाती हैं, चक्की चलाने के गीत हैं, भोजन बनाने के गीत हैं, ढेरों गीत हैं, आप उनको गिन नहीं पाओगे। पर अगर ये कहा जाए कि शास्त्रीय शैली में क्या है, तो आप ध्रुपद सुनते हो, आप थमार सुनते हो, आप ख्याल गायकी सुनते हो, आप टप्पा सुनते हो, चतुरंग सुनते हो, तिरवट सुनते हो, कौल कलबाना सुनते हो। ये सब तराने तो खैर मैं बता ही रही हूँ, तराने से ही बाद में चतुरंग और तिरवट भी बनते हैं, त्रिवट जिसको हम बोलते हैं, तो वो तराना उनके भीतर आ जाता है। तो ये सारी शैलियाँ आपकी शास्त्रीय में आ गई। उपशास्त्रीय में आपकी ठुमरी है, चैती है, कजरी है, दादरा है, आपका 12 मासा है, चौमासा है, 6 मासा, ये सारी आपकी उपशास्त्रीय शैलियों में। बाकी मैंने आपको बताया लोक संगीत में तो कोई सीमा ही नहीं, हम जान भी नहीं सकते कि कितनी अब अवध में ही इतने सारे इतने प्रकार के गीत हैं, सिर्फ अवध की बात कर रही हूँ। हो सकता है इलाहाबाद में कुछ हो सकता है दिल्ली में कुछ हो, दिल्ली के भी अलग अलग जगहों पे हो, उत्तर प्रदेश में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट, इतने सारे गांव, इतने सारे शहर, सब जगह शैलियाँ हो सकती हैं। मैं तो केवल उत्तर प्रदेश की कह रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे राज्य हैं जहाँ हूँ, तो बिल्कुल हैं अलग अलग जगह पर। मतलब जैसे जगह बदलने पर भाषा बदल जाती है, उसी तरह से जगह बदलने पर संगीत की शैली भी बदल जाती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है कि मुझे आपके माध्यम से कह देनी चाहिए, कि संगीत की कोई भाषा नहीं। कैसे? संगीत बिन भाषा के है, संगीत को भाषा की ज़रूरत ही नहीं है। संगीत मतलब ये कहते हैं ना संगीत, कि हम शाब्दिक अर्थ में बात करते हैं, व्यवहारिक जो सब समझे, हाँ बिल्कुल। संगीत के बाद वाले भी विद्यार्थी समझे कि जैसे भोजपुरी, भोजपुरी को हम भाषा कहते हैं और भोजपुरी में संगीत भी है, तो ये संगीत की भाषा हुई या नहीं? नहीं, मैं बताती हूँ, संगीत की भाषा इसलिए नहीं है, भाषा शब्दों की होती है, संगीत की संगीत नहीं। की नहीं। आप पद बदल सकते हो, हम्म। भोजपुरी साहित्य में जो शब्द हैं, उस संगीत पर आप
कन्नड़ के भी बोल बिठा सकते हो, आप मलयाली के बोल बिठा सकते हो, आप तमिल के बोल बिठा सकते हो, आप बंगाली के बोल, वो तो आपके ऊपर है। तो संगीत की अपनी कोई भाषा कहाँ हुई? अच्छा उस संगीत पानी है, आप उसमें जो रंग मिलाना चाहो मिला सकते हो, उसका उसका अपना कोई रंग नहीं है। मतलब वो अपने पानी अपने है, हिसाब से इस्तेमाल कर जो लेना है। ज़रूरी भी है, जो अनिवार्य है, जिसका हम्म कोई निवारण नहीं है। हम्म लेकिन आप उसे, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसका महत्व भूल जाते हैं। महत्वहीन का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई महत्व ही नहीं है। महत्वहीन का मतलब ये भी है कि आप उसका महत्व इतना बड़ा है कि उसे बांध ही नहीं सकते। हम्म तो इसको ऐसे मानिए। मतलब अपने अपने हिसाब से आप इस्तेमाल कर लीजिए, जो बिल्कुल। भाषा आती है उस ये संगीत में सबके, उसको ये वो बंधु है, उस लय में डालिए और गा दीजिए। बिल्कुल ये वो बंधु है जो किसी का भी मित्र बन जाएगा। हम्म आओ सखी हम तुम्हारे मित्र बने, तो हम्म बना लो मित्र। इसके पास बंदिश नहीं है कि मैं तो फला आदमी को मित्र बनाऊंगा, फला को नहीं। ये सबका मित्र हो जाता है। संगीत सबका मित्र है। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। आप कितनी सहमत है? नहीं, ये फ्रेंड्स ऑफ ऑल, फ्रेंड्स ऑफ नॉन। इस बात में संगीत के लिए मैं ये बात नहीं कहूंगी, उसके पीछे कारण है। कृष्ण सबके हैं तो है। इसका मतलब वो किसी के भी नहीं है। सबके अपने अपने हिस्से के हैं। शायद श्री कृष्ण ने ही कहा था ना कि जो सबका मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं क्योंकि होता। वो निराकार हैं भाई, उनको हम आकार ही नहीं दे सकते। जिसको हम आकार नहीं दे सकते, आप कैसे कहोगे कि वो किसी के नहीं है? हाँ। जो निराकार हैं उनके उनके पास अपने अपने हिस्से हैं। मीरा के पास जो कृष्ण थे वो राधा के पास नहीं थे। राधा के पास जो कृष्ण थे वो किसी और के पास नहीं थे, हम्म है ना? या रुक्मिणी के पास जो कृष्ण थे वो किसी और गोपियों के पास नहीं थे। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि कृष्ण उसके पास थे और उसके पास नहीं थे। कृष्ण बिल्कुल वैसे सबके ही। पास थे। बिल्कुल सबके पास, सबके अपने अपने कृष्ण थे। भारतीय संगीत में या किसी भी संगीत में राग और ताल का एक विशेष महत्व है। दोनों का जब समन्वय बना रहेगा तो संगीत में चार चांद लग जाते हैं। बिल्कुल। एक ये बात कही जाती है कि बेसुरा चल जाता है हम्म पर बेताला नहीं चलता। आप बेसुरा गाओगे चलेगा, ताल से बाहर हो गए ना, चीज़ें गड़बड़। हृदय की गति अगर ताल में न रहे तो हम रहेंगे क्या? नहीं, तो अब तो वैसे ही, तो ताल इतनी ज़रूरी चीज़ है। हम बात करते हैं बिहार में। अभी टीआरई 4 होने वाला है संगीत के। अब बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं टीआरई 1 2 3। विशेष महत्व रखते हैं। उन्होंने कुछ क्वेश्चन भी हमको भेजे हैं और शायद आपसे पूछे हैं कि नहीं पूछे हैं। उन्होंने बोला कि जब आप मैम से बात कीजिएगा तो ये हमारे सवाल हैं, उसको हम पूछेंगे। टीआरई 4 के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए? मेहनत, हम्म मेहनत, मेहनत। दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता? अगर आप ये चाहते हैं कि 15 दिन में अंग्रेजी सीखें के तर्ज पर आप परीक्षा निकालेंगे, हाँ। तो इट इज़ इम्पॉसिबल। क्वाइट इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल। आप ये भी चाहते हैं कि आप फलां काम कर लें, आप ये भी चाहते हैं कि आप प्रोग्राम भी कर लें, आप ये भी चाहते हैं कि आप पढ़ भी लें, आप ये भी चाहते हैं कि आप घर वालों का भी काम कर लें। एक ही इंसान है ना, इतने सारे काम एक साथ नहीं कर पाएंगे। डेडिकेशन नहीं हो, किसी भी चीज़ को पूरा कर। अब मान के चलिए, इसका मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। जो बच्चे टीजीटी के लिए प्रिपेयर करेंगे वो 3 साल के कोर्स को ये कैसे सोच सकते हैं कि वो 15 दिन में पढ़ भी लेंगे और याद भी कर लेंगे? यूट्यूब पे तो दिखाता है आखिरी के 15 दिन में सब कुछ सीखें। भैया हमसे हाथ जुड़वाओ, हम ना कर पाएंगे। हम बच्चों से मिनिमम 3 महीने का समय मांगते हैं, कम से कम 3 महीने, जो कि 4 से 5 भी हो सकते हैं। जिन बच्चों हम्म को हम पहले से कह रहे हैं कि भैया ये तैयारी, ये वैकेंसी आने वाली है, हम्म इसकी तैयारी अब से शुरू करो। और वो कब जागेंगे? जब नोटिफिकेशन आ जाएगा 1 महीने बाद एग्जाम। अब 1 महीने में हमारा एग्जाम निकलवा दो। देखो हम भगवान नहीं है, हम्म तो हमसे तो ये हो नहीं पाएगा। बाकी अगर किसी को ये रास्ता पता है तो नतमस्तक। हमें वो रास्ता नहीं पता कि 1 महीने में परीक्षा कैसे निकल सकती है बिना पढ़े। संभव नहीं है। अगर कोई ये कह दे कि 3 साल के कोर्स को वो महीने भर में या 15 दिन में सिखा के आपका एग्जाम निकलवा देगा, मैं भी चाहूंगी मैं भी सीखूं वो टेक्निक। अभी तक तो नहीं सीख पाई। आपने 4 4 नौकरियां छोड़ी है ना अपने सरकारी, बाद में बच्चों को पढ़ाने लगी। कहानी क्या था ये बताइए? ये वाला सवाल भी था क्या? यार ये वाला तो नहीं पूछना चाहिए था। कुछ दर्द हैं दिल के जो कभी बाहर ना आए तो। नहीं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको बताए एक ही नहीं जाते। चीज़, आप किसी भी विभाग में हैं, हम्म आप किसी भी पद पर हैं, हम्म ईमानदारी सबसे ज़रूरी होती है। मेरे लिए नौकरी ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए काम काम है। अगर मुझे कोई भी काम नहीं मिलेगा तो मैं कबाड़ा बीनने का काम भी करूँगी, मुझे उसमें शर्म नहीं आएगी। हम्म क्यों आएगी मुझे शर्म? मैं मेहनत करके खा रही हूँ, कमा रही हूँ। मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं किसी से अनर्गल चीज़ें नहीं मांग रही हूँ।
मैं खुद की मेहनत के लिए झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं, किसी के घर बर्तन धोऊं, किसी के घर खाना बनाऊं, कहीं जाकर किसी फुटपाथ पर कोई रेहड़ी लगाऊं, मुझे कोई समस्या नहीं। काम होना चाहिए। मेरा उद्देश्य है अपने दिमाग को दुरुस्त करना, इसको खाना खिलाना। मैं वो कर रही हूँ तो मैं कुछ भी कर लूँगी। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, मैं सबके लिए ये बात कहूँगी। और दूसरी ज़रूरी चीज़ जो आपने कहा, 4 नौकरी, उन 4 नौकरियों में मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। आपके कुछ सपने होते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर जी से ये कहा जाता है कि भैया तुम तेल का स्पेलर खोल लो, तो क्या वो करते? अगर धोनी जी से ये कहा जाता कि भैया तुम गायक बन जाओ, तो क्या वो बनते? या अगर लता मंगेशकर जी से ये कहा जाता कि आप क्रिकेटर बन जाओ, तो क्या वो बनती? बन भी जाती तो शायद अच्छी नहीं बन पाती, वो उसको कुछ समय बाद त्याग ही देती। तो बिल्कुल वैसा ही था कि जिस चीज़ में आपको, जिस काम में आपको लग रहा है ये काम मेरे लिए नहीं बना, छोड़ दो, कोई और तो कर लेगा। अगर मैं वो भी ना छोड़ती और मेरा भी मन मर जाता तो क्या फ़ायदा होता? ये था कारण। दूसरा कारण, मुझे लगता है कि आज के समय में ईमानदारी, संघर्ष, सहनशीलता और सबसे ज़रूरी चीज़ धैर्य, चारों की अथाह कमी आ गई है, लोगों के अंदर बचा ही नहीं। हम्म। सहनशील नहीं है, किसी की एक बात बर्दाश्त नहीं होती, ऐसा लगता है अच्छा हमसे बड़ा कोई है, गड़बड़ हो गई। वही धैर्य ईगो की बात हर्ट आई, हो जाता है। थोड़ा सा सीख लिया, अरे यार अब नहीं हो पा रहा है, तो बहुत समय जा रहा है, छोड़ो कुछ और करते हैं। धैर्य नहीं है। तीसरा संघर्ष, थोड़ा सा कठिनाई आई, छोड़ दो भाई, इसमें परेशानी हो रही है, कुछ और देखते हैं। कठिनाई सहन करने की सहन शक्ति नहीं है, संघर्ष की क्षमताएं नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लोग डेवलप नहीं करना चाहते। लोगों को हर चीज़ में आराम चाहिए। तो यहाँ इस चीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बस उसी लिए नौकरी छोड़ी मैंने कि वहाँ ये चारों चीज़ें मुझे मिल नहीं पाई, तो अभी त्याग दिया। अभी आप जो कर रहे हैं उसमें आपको सुकून मिल रहा अभी भी नहीं है, पता नहीं कब तक कर रही हूँ। सेवा करती रहूँगी, शिक्षा की सेवा हमेशा करूँगी, कला की सेवा हमेशा करूँगी, मानवता की सेवा हमेशा करूँगी, मैं चाहे कहीं भी रहूँ। इससे पहले भी और आज भी और अभी आगे भी। है? आपने अभी कला शब्द का ये इस्तेमाल किया, उससे मुझे ख्याल आया, जो व्यक्ति कला में निपुण होते हैं उन्हें साहित्य में भी रुचि होती है, ऐसा हम मानते हैं। बहुत साहित्य से हमारा भी लगाव रहा है, हमने रश्मि रथी पढ़ा बहुत अच्छे से। उसके बाद हमने परशुराम की प्रतीक्षा, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद एक था ये उर्वशी, जिसपे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बिल्कुल। दिनकर जी को। आज के बहुत सारे युवा ऐसे हैं ना, सब्जेक्ट के बोझ तले दबे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस इतना सा बचा है और बच्चे उसे भी बोझ की तरह ले रहे हैं। अरे क्यों नहीं आप सीखने की तरह लेते हो उसे? बच्चे को 20 सवाल करने से मतलब है, कॉन्सेप्ट समझने से नहीं। उसको कॉन्सेप्ट से मतलब ही नहीं है, उसे मार्क्स चाहिए। क्या बच्चे को स्वयं नहीं चाहिए? मैं पेरेंट्स की गलती बिल्कुल इसमें मानती हूँ, इसमें कोई दोहराई नहीं कि पेरेंट्स की गलती है, लेकिन इसमें गलती कहीं ना कहीं गाहे बगाहे हर किसी की है, सिर्फ पेरेंट्स की गलती नहीं, पूरा सिस्टम खराब है इसमें। एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ का अच्छा नहीं है। एक किताब का नाम लूँगी मैं गाहे बगाहे इस किताब का नाम लेती भी रहती हूँ। एक बहुत अच्छी लेखिका है, तेत्सुको कुरोयानागी, जापानी लेखिका है, उन्होंने किताब लिखी है शिक्षा के ऊपर। किताब का नाम है तोतो चान। बहुत चर्चित है आजकल वो किताब, शिक्षा पर लिखी गई किताब है। उन्होंने बताया कि जापान में जो स्कूली बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा कैसे दी जाती थी। कोबायाशी जी थे एक बहुत अच्छे शिक्षक, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मतलब उन्होंने बहुत काम किया है शिक्षा पर। अब तो खैर उसी समय पे हमारे बीच जब नहीं रहे तो बहुत सारी चीज़ें उनकी धूमिल हो गई, लेकिन एक ज़रूरी बात कि उन्होंने एक मैसेज दिया और वो मैसेज आगे से तेत्सुको जी ने कन्वे किया है। अब तो तेत्सुको जी भी शायद न रही हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि देखिए, शिक्षा को बोझ की तरह नहीं लेना है, बच्चों को सिखाइए, बच्चों को सिखाने के लिए समय निर्धारित नहीं होना चाहिए जैसा कि होता है, और सिखाने का कोई टर्म भी निर्धारित नहीं होना चाहिए। जो जितना सीख सकता है, जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना सीखे, ये ज़रूरी है। अगला सवाल। सवाल मेरा इसमें छूट गया था, साहित्य पे बात कर रहा था ना, तो साहित्य से बच्चे बिछड़ते जा रहे हैं, साहित्य से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? पढ़िए, पढ़िए, मन नहीं लगे तो? अपने घर के आसपास के बुजुर्गों के पास बैठिए, हम्म, देखिए कितना कुछ बैठते हैं मिलता ना, फोन का युग है, अकेला पसंद है है। सबको। मैं एक उदाहरण देती हूँ, हालांकि ये बहुत अक्खड़ उदाहरण है। आपके गली नुक्कड़ के किनारे कहीं आपको बुजुर्ग बैठे मिलेंगे, कुर्ता धोती में या कुर्ते पजामे में, जिनके हाथ में चिलम या हुक्का मिलेगा या बीड़ी मिलेगी, ये हरियाणा बैठ के वाला। पंचायती करते मिलेंगे।
वहाँ से सीखिए और देखिए वो कितने सही और कितने गलत हैं अपने बुद्धि विवेक से। 70-80 उसमें कुछ साल के उसमें कुछ अपना तजुर्बे को। जोड़िए। अनुभव आपको वहाँ से मिला, अब उसको सही या गलत में विवेचना करना आपका काम है। हम्म। साहित्य वो भी है। साहित्य ऐसे थोड़ी है कि कहीं से अलग से बन के आया। कोई भी मुद्दा साहित्य कब बनता है, कोई भी विचार साहित्य कब बनता है? दर्शन का जब एक लोगों में भाग, फैल जाए। दर्शन का एक भाग है साहित्य। दर्शन में बहुत सारी चीजें आ जाती हम्म। हैं, उसका एक भाग है साहित्य। आईना कह सकते हैं हम कि एक आईना है साहित्य दर्शन का। तो हम अगर साहित्य से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको भावुक होना पड़ेगा ना, आपको हम्म। भावों को महसूस करना सीखना, संवेदनशील होना पड़ेगा। लोग आजकल कोरे सतही हो गए हैं। लोगों के भीतर संवेदना है ही नहीं। हम्म। आज बराबर में घर के बराबर में कोई मर जाए तो किसी किसी को ये महसूस नहीं होता कि कोई चला गया। मेरे घर के बराबर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो मैं जाके अपने काम पे फोकस करूंगी, इस बात पे नहीं कि बराबर वाले के घर में मातम है तो आओ उसके पास 10 मिनट बैठ के उसको संवेदनाएं देते। नहीं करते लोग। तो लोगों के भीतर इतनी संवेदनाएं सब नहीं बची। कहते हैं कि जो जन्म मृत्यु के लिए संवेदनाएं नहीं बची तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। चिंतन तो बहुत बड़ी बात है, पहले उतना तो ले आए। मानवता ही लोगों की मर गई है। पेरेंट्स भी क्या समझते हैं ना, जैसे हम जब बच्चे थे, मोबाइल का युग नहीं था, हम अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, या आप जिस जनरेशन के हैं, आप एक ऐसा दौर देखे होंगे ना जब मोबाइल नहीं था। हम स्कूल के बाद बैग रख के बिना ड्रेस खोले गली में दौड़ जाते थे खेलने के लिए। आज गली सुन है, आज उस गली में कोई नहीं है। बच्चे स्कूल का बैग रखे और फ़ोन ले लिए और फिर अकेला रहना पसंद करते हैं। छोटे छोटे बच्चों का भी मैं बात करूँ, और पेरेंट्स इस बात से खुश है कि मेरा बेटा तो बाहर वाले किसी से बात भी नहीं करता है, और बहुत इस बात को लेकर के खुशी है, गंभीरता है उनमें कि अच्छी बात है ना, बाहर वाले बिगाड़ देंगे इनको। आप इससे कितना सहमत है? बिल्कुल भी नहीं। बाहर वाले नहीं बिगाड़ेंगे? बाहर वाले कैसे बिगाड़ देंगे? जब तक बच्चा सामाजिक ही नहीं होगा तो समाज को समझेगा कैसे? समाज शास्त्र हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम्म। आप उसे पैदा होने के तुरंत बाद जैसे जैसे बच्चा लॉलोइंग करता है, बैबलिंग करता है, बै 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 मैं, जब हम हम्म। वहां से शुरू करते हैं ना, हम्म। वहां से हम सामाजिकता सीखनी शुरू कर देते हैं। इसको माँ कहना है, इसको पापा कहना है, उसको चाचा कहना है, उसको ताऊ कहना है, उसको बुआ कहना है, उसको मौसी कहना है। बच्चा यहाँ से शुरू करता है। सामाजिकता कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई हमें किताबों में पढ़ाएगा। आप अपने बच्चे को सामाजिकता व्यवहारिक तौर पर भी सिखा सकते हैं। हम्म। आदर है, चीजें हैं, वो सब हम सामाजिक तौर पर भी सिखाई जा सकती हैं। तो इन सब के लिए हमें काम करना पड़ेगा स्वयं। हम्म। मैं उन पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती मानती हूँ जो ये समझते हैं कि बच्चा बाहर जाएगा तो खराब ही सीखेगा। बच्चे को ये अंतर समझाना कि क्या खराब और क्या सही, ये आपका दायित्व है। लेकिन बच्चे को सीखने ही ना देना, हम्म। ये आपके भीतर का चोर है। आप चाहते ही नहीं हो कि बच्चा अच्छा बुरा समझे या सीखे। आप उसको अंतर समझाओ ना, वो उससे इतने सहज बनो कि वो बाहर जो देखे जो सुने वो आपको आकर बताए, आप उसमें उसको भेद बताओ। ये होना चाहिए। ये थोड़ी हो कि बच्चा समाज में रहे ही नहीं तो धीरे धीरे समाज नाम की चीज खत्म हो जाएगी। फिर कोई किसी का नहीं रहेगा। बिल्कुल अभी भी नहीं है, बहुत हद तक। हाँ, तो फोन युग में तो हम हम इस चीज। सबके हैं और किसी के नहीं है। हम्म। देखिए मतलब ये भी दिखाना है कि हम सबके हैं। डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया, हम्म। इसके सदुपयोग, किसी भी चीज के प्रॉज होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं। निर्भर इंसान पे करेगा ना कि आदमी को क्या चाहिए। आपके सामने एक तरफ भांग का गोला रखा है और एक तरफ मिठाई। अब ये तो आप पे निर्भर करेगा ना कि आपको भांग का गोला खाना है कि मिठाई। हम्म। अगर आप मिठाई के शौकीन होंगे तो मिठाई पर हाथ बढ़ेगा, और भांग के गोले के शौकीन होंगे तो भांग पर। भांग पे जाएंगे। और अगर आप किसी के भी शौकीन नहीं है तो ये दायित्व उस इंसान का बनता है जो समझदार है कि आपको बताए कि बेटा मिठाई अच्छी है और भांग का गोला खराब है। खराब है। तो ये उसका, अगर वो दायित्व नहीं निभा रहा तो गलती उसके स्वेच्छा पे छोड़ अबोध दीजिए। व्यक्ति की गलती नहीं है, फिर हम्म। गलती उसकी है जिसे बोध था लेकिन उसने दूसरे को वो ज्ञान कराया नहीं। अब प्रश्न एक कड़वा है, उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश में हम बैठे भी हैं। यहाँ संगीत के जो शिक्षक थे ना, उनके ऊपर एक पॉलिसी थोप दिया गया। संगीत के शिक्षक अब वही बनेंगे इस प्रदेश में जो संगीत के साथ साथ बीएड किए रहेंगे। दुर्भाग्य यह है कि बीएड संगीत में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का चलेगा। प्रभाकर चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए किसी सब्जेक्ट में, और किसी सब्जेक्ट में आपको बीएड चाहिए। किस हद तक ये सही है? क्या पहले की परंपरा भर्ती लेने की सही थी, या अब की सही है? इस बात से मैं आधी सहमत हूँ और आधी असहमत। निर्णय सही है, समय और तरीका गलत। जैसे कि अगर बच्चों को बीएड अनिवार्य करना था तो ये बात 2 साल पहले बच्चों को बतानी थी।
कि देखिए आने वाले सत्र में जो वैकेंसी आएंगी आप उसके लिए तैयार रहें, उसमें बीएड जरूरी होगी, तो बच्चा बीएड करता है। अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई, लोगों को पहले इसके विषय में समझाया गया, बताया गया, ऐसे नहीं कि फरमान आया और जारी कर दिया। नहीं। गलत है, ये तो तानाशाही हुई पूरी तरीके से। आप उत्तर प्रदेश ही हो, एनवीएस में देख लीजिए, नवोदय विद्यालय में वैकेंसी आई, बच्चों से कहा बीएड चाहिए, क्या मतलब है? आपने पहले सूचित किया बच्चों को कि बीएड करो। कौन संगीत का बच्चा बीएड करता है? उसे पता ही नहीं है कि बीएड की जरूरत होती है, क्योंकि इससे पहले कभी पढ़ी नहीं, तो बच्चे ने कभी बीएड किया ही नहीं। अब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप चाहते हैं कि ऐसे बच्चे आए सिस्टम में जो बच्चे किसी अन्य विषय से रहे हो, बीएड से नहीं हो, कि अन्य विषय से आपने बीएड किया हो, किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो, तो आप ये क्या मतलब? जो बच्चे संगीत में इतने दिनों से साधना कर रहे हैं उसका क्या? लेकिन बीएड को अनिवार्य करना गलत नहीं है। समय गलत है, मैं ये मानती हूँ कि समय, इसे आप 2 साल बाद करिए, बच्चों को मौका दीजिए कि बच्चे बीएड करें, उसके बाद आप वैकेंसी लाइए। अगली वैकेंसी में भाई इस बार कहते हैं कि इस बार हम ये कर रहे हैं, अगली बार से साल बाद 2 साल बाद जो वैकेंसी आएंगी, जो सत्र आएगा उसमें आपकी बीएड अनिवार्य होगी, बच्चे को समझ में आएगा बीएड करनी है। बीएड इसलिए जरूरी है, शिक्षण में शिक्षण आना भी जरूरी है। हम आजकल देखते हैं सबसे बड़ी कमी क्या है कि बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, बच्चा मास्टर्स कर रहा है, शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, गायन सीख रहा है, वादन सीख रहा है, शास्त्र नहीं, उसे पता ही नहीं किताबों की वैल्यू क्या है, क्यों इतिहास पढ़ना जरूरी है, क्यों शोध पढ़ने जरूरी है, क्यों शब्दावली पढ़नी जरूरी है। जब तक उसे यही सब चीजें नहीं पता, बच्चे को समझाएगा कैसे? सारी चीजें गा के थोड़ी समझाएगा, कुछ चीजें तो उसे समझानी पड़ेंगी ना। प्रयोग भी तो शास्त्र मांगता है, हर चीज का शास्त्र है। तो जब उसने खुद ही नहीं पढ़ा, अब ठीक है उसने पढ़ लिया, पढ़ाए कैसे? कल मैं जब कॉन्फ्रेंस सुन रही थी यूनिवर्सिटी में जो हुई थी एयू में, उसमें एक बहुत बड़ी कमी मुझे लगी। शुरू के जो 2-3 टीचर्स हमारे विद्वान थे वो आए, उन्होंने व्याख्यान दिया। समस्या क्या थी? बच्चे बोर हो गए क्योंकि उन्हें कला नहीं आती थी। शिक्षण कला नहीं है, केवल पढ़ लेने से, विद्वान बन जाने से आप शिक्षक नहीं बन जाते। शिक्षक बनने के लिए आपको शिक्षण की कला आनी जरूरी है, जिसको हम आम भाषा में टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। हमें चाइल्ड और स्टूडेंट साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, बच्चा किस तरीके से सीखेगा, क्लास प्लानिंग। इसका एक उदाहरण, हमारी एक दीदी हैं जिन्हें मैं जीजीबा बुलाती हूँ, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट में पीजीटी हिंदी हैं, उनको लाइब्रेरी विभाग दे दिया गया। उन्होंने बच्चों को लाइब्रेरी का महत्व कैसे समझाया। कुछ किताबें कटी फटी थी, उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया, ग्रुप बना दिया बच्चों का, बच्चों आज किताबें रो रही हैं और कह रही हैं हमें बचाओ। ये बच्चे 6ठी से 8वीं तक के बच्चे थे। बच्चों किताबें रो रही हैं, कह रही हैं हमें बचाओ। अब हमें वॉरियर बन के, कुछ बच्चे डॉक्टर बनेंगे, कुछ नर्स बनेंगी, कुछ बच्चे वार्ड बॉय बनेंगे, कुछ वार्ड गर्ल्स बनेंगी, और कुछ बच्चे परिजन बनेंगे। चलो सबको अपना अपना टास्क दे दिया उन्होंने। ठीक है, जो बच्चे इलाज करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वो बच्चे किताबों पर टेप लगाएंगे, उन पर जल्द चढ़ाएंगे। जो बच्चे वॉरियर्स बनेंगे वो बच्चे घर से टेप लेके आएंगे या जल्द लेकर आएंगे। और कुछ बच्चों को वार्ड बॉय या वार्ड गर्ल बनाएगा। उन बच्चों को समझाएगा कि बच्चों किताबों को क्रम से ऐसे लगाना है, देखो अ से लेके ज्ञ तक वर्णमाला में ऐसे लगाएंगे, ए से लेके जेड तक क्रम में ऐसे लगाएंगे। बच्चा लाइब्रेरी साइंस सीख गया आसानी से। अब यही बात अगर बच्चे को थ्योरी में समझाई जाए, पढ़ा दी जाए, क्या वो सीख पाएगा? इसी को शिक्षण कला कहते हैं। यही सीखने के लिए आपको बीएड करनी होती है। अब बीएड के साथ भी ये है ना कि बच्चे डिग्री तो ले लेते हैं, पर ये सब सीखते बिना क्लास के बीएड हो जाती है। हाँ बिल्कुल, बिना क्लास के ग्रेजुएशन मास्टर्स हो जाती है, लोग पीएचडी कर लेते हैं। आप तो केवल बीएड की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई कोर्स, कोई फील्ड आपके लिए बनी है, वो कोर्स ऐसे नहीं कि कुछ भी मुंह उठा के बना दिया गया, उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च होती है, तब वो बनता है। आप उसके महत्व को समझ नहीं रहे, आपको लग रहा है केवल नौकरी चाहिए। तो आप भी तो आगे जाके अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में पढ़ाएंगे, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा रचनात्मक होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीचर ही रचनात्मक नहीं होते, और टीचर आपके जैसे ही। बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए कुछ बुक बताइए जिनको पढ़े, तैयारी 4 और यूपी में जो अभी बहाली होने वाली है उसको लेकर। देखिए, उसके लिए किताबों की अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले नाम लेती हूँ हिंदुस्तानी संगीत शास्त्र। किताब का मूल नाम है, मराठी में ये किताब है, पर इसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है भातखंडे संगीत शास्त्र के नाम से 4 भागों में, पढ़नी चाहिए। हिंदुस्तानी संगीत का इतिहास, उमेश जोशी जी की लिखी हुई किताब है, बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। राग परिचय या ताल परिचय, बहुत अच्छी किताबें हैं, पढ़ सकते हैं, और बिल्कुल पढ़नी ही चाहिए अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो। इसके अलावा एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनआईओएस की और अलग अलग विश्वविद्यालयों की किताबें हैं, आप चाहें तो उनका भी अध्ययन कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं सब।
इन किताबों में आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। मुझे लगता है इसके बाहर जाने की ज़रूरत अगर आपको है किसी विशिष्ट विषय में जानने की, तो आप किसी भी अच्छे विद्वान की किताब जो कि चर्चित रहे खरीद सकते हैं। कुछ बच्चों का प्रश्न है, एक है कि संगीत में राग की विभिन्नता को कैसे पहचाने। जिन्होंने भेजा था मेरे पास इतना ही भेजा है कि मैम से पूछिएगा कि संगीत में राग की विभिन्नता को कैसे पहचाने, कि एक संगीत में क्या कई राग होते हैं, तो पहली बात उनकी तो एक संगीत एक दो नहीं है, संगीत संगीत है, हाँ, उसको गिना नहीं जा सकता। मतलब एक गाना। एक गाने में राग हो गया, अच्छा हम्म। हो सकता है उसका मतलब ये हो कि एक गाने में हाँ, राग हो एक गया, गाने में राग। तो आपको राग की समझ होनी चाहिए उसके लिए। यमन के स्वरों की अगर समझ होगी तो कोई गीत जब आपके कानों में बजेगा तो आपको पता होगा उसमें यमन चल रहा है। हम्म। जैसे कि कल की ही बात है कि कल बागेश्वरी की बात हो रही थी, या कल पटदीप की बात हो रही थी। कल धीरज बैठे थे और मैंने उसको बताया था कि भैया ये जो गा रहे हैं ये राग पटदीप। कल बात हो रही थी कि पटदीप में और भीमपलासी में क्या अंतर है, तो देखो उन्होंने शुद्ध नहीं लगाया, हम्म। तो कानों में गया अच्छा इसमें शुद्ध नहीं लगाया। सब तो सुर ऐसे हैं जैसे कि भीमपलासी में, हम्म। चलन थोड़ी विचित्र है, हम्म। भीमपलासी जैसी नहीं है, शुद्ध नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो ये राग भीमपलासी तो नहीं है। उसके जैसा कोई राग हो सकता है, तो क्या हो सकता है, पटदीप। काफ तो ठाट तो काफ़ी ही है। तो ये सीखने के लिए आपको प्रयोग सीखना पड़ेगा। आपको राग सीखना है, आप सोच रहे हैं 15 दिन में अंग्रेजी सीखने के हिसाब से आप राग सीख लेंगे, तो संभव नहीं है टेक्निकली। राग के लिए भी समय देना पड़ेगा। अरे भैया मैंने कहा ना धैर्य, वो तो सबसे बड़ा शब्द है जो ऐसे माथे पे लिखा होना चाहिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत का विश्व में क्या महत्व। मुझे ऐसा लगता है प्राचीनतम संगीत शैलियों में से एक है भारतीय शास्त्रीय संगीत। और जब हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में कर्नाटकी संगीत और हिंदुस्तानी संगीत दोनों आते हैं। हम्म। हम बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी संगीत ही शास्त्रीय संगीत है, गलत है। कर्नाटकी संगीत हो या रविंद्र संगीत हो या गुरमती संगीत हो, वो भी तो भारत के ही संगीत शैलियाँ हैं और सारी शास्त्रीय हैं। तो हम केवल ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत ही आपका हिंदुस्तानी संगीत शैली ही शास्त्रीय संगीत, गलत होगा। हमारे पास बहुत वृहद चीज़ें हैं इस मामले में। तो पूरे विश्व में क्योंकि प्राचीनतम शैलियों में से एक, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्राचीनतम ही है, इससे पुराना कोई नहीं है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में मतभेदों को कैसे पहचाने, क्या मतभेद है भारतीय शास्त्रीय संगीत में। इस सवाल का जवाब मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही हूँ, ढूंढ लूँगी तो बताऊँगी। क्योंकि इस सवाल का जवाब तो जो मुझसे पहले विद्वान थे वो भी नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि वो भी ढूंढ रहे थे। हाँ। और उनसे पहले जो विद्वान थे वो भी नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि वो भी ढूंढ रहे थे। तो ये ढूंढने की प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। असल में संगीत में मत होते हैं, हम दोनों बैठे हैं, हम दोनों के विचार सेम हो सकते हैं? नहीं। नहीं। ये कोई थ्योरम तो है नहीं जिसे आप सिद्ध कर देंगे और सब मान लेंगे, सार्वभौमिक नहीं है, सबके मत अलग अलग हैं। इसलिए संगीत में बहुमत होने की वजह से विभिन्नताएं हैं। संगीत में एक मत दूसरे मत से भिन्न है, तो दो बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर पाना बहुत मतलब कॉमन है, ये कॉन्ट्राडिक्ट होती हैं। हम आग्रह करेंगे कि कुछ हमारे दर्शकों के लिए आप सुना दीजिए संगीत। मैं सुनाना चाहती थी पर आज के लिए तो मैं सच में माफ़ी मांगूंगी। पिछले 6 घंटे से आप देख रहे होंगे कि मेरी एनर्जी अब से 1 घंटे पहले बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा कुछ भी। अलैया बिलावल में एक बंदिश है, मैं उस बंदिश के सिर्फ बोल सुना पाऊंगी अभी, हम्म। कोशिश करूंगी। कुछ ऐसे है। सुमिरन कर मन राम नाम को, सुमिरन कर मन राम नाम को, जो कछु होवे भला होवे बंदे, सुमिरन कर मन राम नाम को। एक दिन वाहे घर जाना होगा, एक दिन वाहे घर जाना होगा, सोच समझ कर रहना बंदे, सुमिरन कर मन राम नाम को। अलैया बिलावल की एक बंदिश है बहुत सुंदर। एक आपने रागिनी कल सुनाई थी, रिक्वेस्ट है एक सुना दीजिए। वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, गला काफ़ी थक गया है और जब थक जाता है गला तो आवाज़ जो है थोड़ी गड़बड़ करने लगती है। पश्चिमी सुना दीजिए। पश्चिमी में हमारे यहाँ पर बन्ना गाया जाता है, बन्ना बन्नी गाया जाता है। मैं उसके कुछ बोल सुना दूंगी थोड़ा सा। एक बन्ना है जो कि ऐसे है।
साइकिल सवारी मत करियो मेरे बनड़े, पतली कमर बल खा जाएगी। साइकिल सवारी मत करियो मेरे बनड़े, पतली कमर बल खा जाएगी। या मेरा बनड़ा फूल गुलाबी री, कहीं पतंग उड़ाता होएगा। बागों में जाता होएगा, मालन से लड़ता होएगा। मालनिया दे रही गाली री, मेरा जिया जलाता हुएगा। ये हमारे यहाँ के बनड़े गाए जाते हैं, बेसिकली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुनने को मिलते हैं, तो वहाँ की बहुत प्रमुख विधा है। एक छात्र का और रिक्वेस्ट है, जी। पहाड़ी कुछ सुना दीजिए। पहाड़ी पहाड़ी में तो एक गीत है जो बहुत गढ़वाली। चर्चित है, गढ़वाली सुना देती हूँ मैं। हिटो दीदी ओए होए हिटो बोला, हिटवे पैना घास घटना पारे टाना। हिटो दीदी हिटो दीदी हो हो आ आ ये बेसिकली राग पहाड़ी पे ही होते हैं, वहाँ के सारे गीत, चाहे वो हिमाचली हो, चाहे वो गढ़वाली हो, चाहे वो कुमाऊनी हो, सारे गीत पहाड़ी पे ही मिलेंगे आपको। आखिरी शब्द बिहार स्टेट के लिए समाप्त करते हैं इसमें। बिहार स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रैटेजिकली काम करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा लें, या बहुत सारी यूट्यूब पर मेरी क्लासेस भी उपलब्ध हैं, अगर केवल बालक वो सवाल भी ठीक से दोहरा लेते हैं तो एस्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।